Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर दैट इज एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक्सरसाइजेस। दैट मीन्स चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग प्रकार के, लाइक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स, ये सारे के सारे हम यहाँ पे देखेंगे। और ना सिर्फ देखेंगे, उनके आंसर क्या होने चाहिए वो भी देख लेंगे, और साथ में मैं आपको कुछ राइटिंग टिप्स भी दे दूंगी ताकि आप अपने पेपर में बहुत अच्छे से आंसर लिख के आएँ और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। सी लास्ट टाइम बिजनेस स्टडीज का जब रिजल्ट आया था तो दो आई वॉज इन एक्सपेक्टिंग बट मेनी पीपल गॉट 100 आउट ऑफ 100। दो मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, थ्योरी एग्जाम में बहुत मुश्किल से ही ऐसे आते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया कि मैम जो राइटिंग टिप्स आप बताते थे हमें फॉलो करने के लिए, हमने वो सारी फॉलो किया एंड एज अ रिजल्ट वी गॉट लाइक सच गुड मार्क्स। तो कहीं ना कहीं राइटिंग टिप्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्हें सीरियसली ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए सो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 15 वर्ड्स। वो जो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है ये, और ये बोल रहे हैं 15 वर्ड्स के अंदर अंदर अपना आंसर कंप्लीट कर लेना। मतलब मैक्सिमम आपको 15 वर्ड्स लिखना है, 15 से 16 17 हो सकते हैं, 20 25 30 मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है लिस्ट द फील्ड्स इन विच ट्रेल ब्लेजर हैज बिजनेस स्ट्रेंथ। हम जब अलग अलग तरह के ये पढ़ रहे थे, ट्रेल ब्लेजर और बाकी सब पैटर्न के, वो तो हमने इनकी स्ट्रेंथ्स भी पढ़ी थी कि किस बिजनेस के लिए बढ़िया रहते हैं। तो वही चीज़ ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको वो सारे फील्ड्स लिस्ट करने हैं जहाँ पे ट्रेल ब्लेजर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। And the answer is the Trailblazers business strengths include the medical, technology, finance, legal, consulting fields। ये सारे के सारे। बट हाँ, अगर आप ऐसा आंसर लिखना वाले होगे ना तो कोशिश करना इंस्टेड ऑफ लाइन में लिखने के, मतलब 2 लाइन्स में लिख के ख़त्म कर दो, इनको तुम पॉइंट्स में लिख देना। पॉइंट्स में तुम एक आधा पॉइंट कम भी लिखोगे ना तब भी चल जाएगा और वो भरा भरा दिखाई देगा, इंस्टेड ऑफ ऐसे 2 लाइन में लिखोगे तो ऐसा लगेगा 2 लाइन में तुमने आंसर कंप्लीट कर दिया। दो उन्होंने मांगा वही है, लेकिन इसी को अगर हम एक्सपैंड करके थोड़ा सा सेम वे में लिखेंगे तो बढ़िया लगेगा। ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोल रहे हैं लिस्ट द फील्ड्स इन विच मोटिवेटर हैज बिजनेस स्ट्रेंथ। जैसे ट्रेल ब्लेजर के बारे में पूछा था वैसे ही मोटिवेटर के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उनके बिजनेस स्ट्रेंथ कौन कौन से फील्ड में होती है। तो मोटिवेटर्स डू वेल इन बिजनेस विद पार्टनर्स और इन बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स अदर्स। ऐसे वो जिसमें हम दूसरों का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, ऐसे बिजनेसेस जिसमें आप दूसरों के साथ मिलके कुछ कर रहे होते हैं, उनमें मोटिवेटर वाला फैक्टर बहुत सही रहता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिस्ट द फील्ड्स इन विच कोलैबोरेटर हैज बिजनेस स्ट्रेंथ। जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी ना सब चीज़ें, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था ध्यान से देख लो, हो सकता है इससे MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आ जाएं। बट देखिए यहाँ पे इन्होंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन वही भर रखे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे मेरी बात अच्छे से सुनी होगी उनको यहाँ पे फायदा हो रहा होगा। आपको बताना है कोलैबोरेटर कौन से फील्ड्स में अच्छा बिजनेस, मतलब कोलैबोरेटर बिजनेस स्ट्रेंथ के रूप में कौन से वाले फील्ड में अच्छी तरह परफॉर्म करता है। सो आंसर होगा इसका collaborators are good at running customer service oriented or retail businesses or any business which where being convincing is an important aspect of getting the job done and done right। ऐसे businesses जहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना होता है या रिटेल बिजनेस करना होता है, या फिर आपको किसी को कन्विंस करना होता है, या फिर कन्विंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट होती है आपके उस बिजनेस की, तो उस टाइम पे कोलैबोरेटर वाला सबसे सही रहता है सिस्टम। लिस्ट द फील्ड्स इन विच डिप्लोमैट हैज बिजनेस स्ट्रेंथ। अब आपको सेम चीज़ डिप्लोमैट के बारे में बतानी है। तो डिप्लोमैट एंटरप्रेन्योर्स कहाँ पे सही बैठेंगे। द डिप्लोमैट्स एक्सेल इन रिटेल और अदर बिजनेस ओरिएंटेड एनवायरमेंट्स। रिटेल का तो आई गेस सारे ही बेस्ट रहते हैं, जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे मैक्सिमम में रिटेल वाला तो लिखा ही हुआ था, तो ये वाला आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं। Both outgoing and empathetic, they tend to be well liked, but they sometimes have a hard time asserting themselves and holding others accountable। कई बार इनके लिए हार्ड टाइम आता है खुद को असर्ट करना और दूसरों को अकाउंटेबल होल्ड करना, बट देन ये बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, सही चलते हैं, और ऐसे बिजनेस ऐसे एरियाज जहाँ पे पीपल ओरिएंटेड एनवायरमेंट्स वो होते हैं रिक्वायर्ड, वहाँ पे ये सही बैठते हैं।
नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब आपको आंसर करना है 50 शब्दों में। पहले आपने आंसर किया 15 शब्दों में, अब थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन आ गए तो 50 वर्ड्स में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। यहाँ पे फर्स्ट ये बोलते हैं डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गो गेटर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। आपको गो गेटर्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। यहाँ पे गो गेटर्स हैव dominance and sociability, are very driven and independent, are competitive, have great deal of initiative, have a sense of urgency to get things done, are good leaders and good managers, work well in ambitious and unfamiliar environment। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यही चीज़ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रही थी। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने पैराग्राफ में लिख दिए होते तो 3 लाइन में आंसर कंप्लीट हो गया होता और वो इतना इम्पैक्टफुल भी नहीं रहता। बट यहाँ देखो पॉइंट्स में लिख के, ऐसे मानिए अगर ये 2 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो सामने वाले इंसान को लगेगा इतने सारे पॉइंट्स लिख दिए 1.5 नंबर में, वाह बहुत अच्छा, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और सेम पॉइंट्स चाहे इससे 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही आप पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में लिखते ना, सामने वाले को लिखता है यार कुछ कमी रह गई है, क्योंकि वहाँ पे वो पॉइंट्स को गिन नहीं पाता। यहाँ पे क्योंकि आपने इंडिविजुअली मेंशन कर दिया है तो यहाँ पे पॉइंट्स गिने जा सकते हैं और वो ज़्यादा ही लगते हैं हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो हमें वैसे भी पता है नॉर्मली क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। It says brainstorming is a way of generating idea in which a group of persons sit together and generate a number of business ideas by innovating alternative ways of meeting the needs and solving problems। जहाँ पे ग्रुप बैठता है अपने आइडियाज़ को सामने वाले के सामने रखता है, सामने वाले आइडिया वो उन आइडियाज़ से और वो लेते हैं आइडियाज़, फिर वो अपनी बात करते हैं, तो ऐसे मिलके तुम बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर पाते हो। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। What do you mean by environment scanning? environment scanning का क्या मतलब होता है? हमें पता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग का क्या मतलब होता है, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ही माइन्यूट वे में जाके। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग मीन्स द स्क्रीनिंग ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू डिटेक्ट इमर्जिंग चेंजेस और ट्रेंड्स। इन्फॉर्मेशन इज स्कैन्ड फ्रॉम न्यूज़ मैगजीन्स, रिव्यूज, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर पब्लिकेशंस, ट्रेड पब्लिकेशंस, कमर्शियल्स एक्सेट्रा। अ लॉट ऑफ एफर्ट इज पुट इन इट बट इन द एंड इट इज़ एनर्जी वेल स्पेंड। सो बेसिकली अलग अलग चीज़ों से इन्फॉर्मेशन लेके आना, अपने एनवायरनमेंट को देखना, लोगों से बातचीत करना, लोगों के क्या ओपिनियंस हैं उनको वो करना, तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हैं। अल्टीमेटली मतलब यही होता है कि इन्फॉर्मेशन गेन करना बहुत ही माइन्यूट वे में जाके। चलिए फोर्थ है व्हाट आर फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा था। फोकस ग्रुप्स इज अ वे ऑफ जनरेटिंग आइडिया इन विच द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रपोज कमोडिटी, गुड और सर्विस इन अ स्ट्रक्चर्ड सेटिंग। इसमें फोकस ग्रुप्स वाले में क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रपोज मतलब कमोडिटी के बारे में, चाहे वो सर्विस भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, जिसके बारे में आप प्लान कर रहे हैं, आइडिया जनरेट किया है जिसमें आपने, और ये स्ट्रक्चर्ड सेटिंग के वे में देते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में देते हैं। The group provides an excellent way to generate new ideas and to screen proposed ideas and concepts। ये ग्रुप बेसिकली आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वे में न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने का तरीका बताते हैं, मतलब काइंड ऑफ आइडियाज़ दे ही देते हैं इन अ वे यू कैन से। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आगे के क्वेश्चन में माइट भी मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी। रीज़न बीइंग मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया और ये सारी कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आ रही है ना, ये सारी हमने पढ़ी हुई हैं डिटेल वे में, ठीक है। तो किसी को भी किसी भी तरह का डाउट जा रहा है तो वो इंडिविजुअल वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन फिजिबिलिटी स्टडी। मुझे पता था इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा और मैं आपको बोल भी रही थी फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, जब भी कोई नया आइडिया आता है तो हम उसकी वाइबिलिटी चेक करते हैं, उसकी वाइबिलिटी चेक करने के लिए हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। बट क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन फिजिबिलिटी स्टडी, तो ये टाइप्स एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बनता था। आई डू नॉट अग्री विद दिस आंसर। आपको काइंड ऑफ यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में लिखना चाहिए था कि फिजिबिलिटी स्टडी एक स्टडी होती है जिसमें हम न्यू आइडियाज़ की वाइबिलिटी को चेक करने का काम करते हैं, और उसके बाद तुम्हें लगता तो ऐसे पॉइंट वाइज मेंशन कर देते, इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी कि फिजिबिलिटी स्टडी बहुत अलग अलग तरह की होती है, लाइक मार्केट, टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, सारी ओके। और ये सब होती क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन। आपको क्या लगता है बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन का फेलियर किस वजह से होता है? मैंने आपको बताया था किस वजह से होता है,
क्योंकि एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं करते हैं हम। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी फेल हो गई, बट स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती है, आपका इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने का तरीका फेल होता है। Many plans fail because of the following reasons. Company often fail to deliver on their promises. कंपनी फेल कर जाती है अपने promises को डिलीवर करने में। स्ट्रैटेजी फॉलो जो करते हैं वो गलत होती है, स्ट्रैटेजी को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। फेलियर टू एग्जीक्यूट द प्लान, प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। इनफेक्टिव लिंकेज ऑफ स्ट्रैटेजी, पीपल एंड वर्क प्रोसेसेस, लिंकेज जो बैठता है तीनों चीज़ों का, ये आप ढंग से नहीं बैठाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है या एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है ना। यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको 75 वर्ड्स में करना है। पहले वाले 15 वर्ड्स वाले थे, सेकंड वाले 50 वर्ड्स वाले थे, अभी थोड़े और बड़े क्वेश्चंस हैं, तो इनका आंसर आपको 75 वर्ड्स में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी असेसमेंट? अपॉर्चुनिटी असेसमेंट का मतलब क्या होता है? सी, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट इंक्लूड इन डेप्थ रिव्यू ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल डीप में जाके रिव्यू करते हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी असेसमेंट बोला जाता है। मार्केट रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट, टाइमिंग, लीगल लाइबिलिटी इश्यूज, applications of opportunity, barriers to entry, industry trends, growth potential, market positioning, competitive analysis, financial projections and pricing, resource requirement analysis and licensing, etc. और ज़्यादा डिटेल में जानना है ऐसे तो आप इसके लिए वो वीडियो रेफर कर सकते हैं जो हमने टॉपिक में बनाई थी। Why are feasibility studies more important? क्यों feasibility studies ज़्यादा important होती हैं? यहाँ पे आपको importance लिखनी है feasibility study की in a way. So they say the following are the main features of feasibility study. First, process, comprehensive, specific, pros and cons, foundation, essential, requirement for loan. इन सब कारणों की वजह से हमारी फिजिबिलिटी स्टडी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि भैया जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट में एंट्री लेना चाहते हैं, कोई नए आइडिया के बारे में सोचते हैं, तो वाइबिलिटी तो चेक करोगे ही करोगे, प्रोस कॉन्स तो देखोगे, इवैल्यूएशन तो करोगे ही करोगे, स्पेसिफिकली उसी चीज़ में जाना है या किसी और चीज़ में जा सकते हैं वो चीज़ देखोगे। उसके अलावा अगर तुम्हें बिजनेस के लिए लोन वगैरह चाहिए तो कई बार जो लेंडर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी बना के आओ, उसके बेसिस पे हम लोन प्रोवाइड करेंगे देखने के बाद। सो वो चीज़ों की वजह से भी आपको फिजिबिलिटी स्टडी करवानी पड़ती है। क्वेश्चन 3, व्हाई डू यू थिंक द रोल ऑफ फैमिली इन एन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ इज इम्पॉर्टेंट? जो आपकी सेकेंड लास्ट टॉपिक था बुक का, चैप्टर का, कि फैमिली और सोसाइटी का क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में, जहाँ पे मैंने आपको भर भर के अपनी अंदर की भावनाएं बताई थी इन सब चीज़ों को लेके। ब्राइड ग्रूम वाला भी एक पॉइंट था, जहाँ पे एक वो फरहान वाला पॉइंट मैंने बताया था, 3 इडियट्स वाला वो एग्जाम्पल दिया था, उनमें से कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। So it says what family and friends think or opine about an entrepreneurship has a crucial role to play. Besides the view of family, their support and the society with regard to failure is also very important factor. Family support is very essential as the entrepreneur need to borrow initial finances from the family and friends. देखिए ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट। रीज़न बिंग जो इनिशियल फाइनेंसेस आती हैं ना, वो कहाँ से आती हैं? वो इनको मिलती हैं इन्हीं सब लोगों से, क्योंकि कोई भी लेंडर, कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतनी जल्दी तो लोन देगा नहीं, इतने बिगिनिंग वाले लेवल पे तो लोन देगा नहीं। तो इस टाइम पे वो लोन कहाँ से लेते हैं या पैसे कहाँ से लेते हैं? अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और फैमिली से ही लेते हैं। The family's attitude towards education and other career in the fields of medicine, engineering, etc. are also likely to dominate the youth's mindset towards entrepreneurship. Family का जैसा attitude होता है डिफरेंट चीज़ों को लेके, यूजुअली हमने देखा है कि लोगों का, बच्चों का भी वही एटीट्यूड बन जाता है, यूथ का भी वही एटीट्यूड बन जाता है। तो अगर फैमिली प्रो एंटरप्रेन्योरशिप के है तो बच्चे भी वैसे होंगे और वाइस वर्सा। A prospective bridegroom can also become a deciding factor in promoting or inhibiting entrepreneurship. जो prospective bride या groom होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर होते हैं इन डिसाइडिंग कि किसी इंसान को entrepreneurship के टूवर्ड्स जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे 75 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं और शुरू होते हैं 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, मैं बस आपको आंसर डिस्प्ले कर रही हूँ और बता रही हूँ कि अपना आंसर कैसे लिखना है। इससे ज़्यादा डिटेल में आई डोंट थिंक सो एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेल, व्हाट वाज द फाइनल आउटकम ऑफ द स्टडी अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? डेल के अकॉर्डिंग फाइनल आउटकम क्या हुआ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की स्टडी का? हमने पढ़े थे लाइन वाइज, बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन थे, वही सारे मेंशन करने हैं यहाँ पे।
इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी कमीशन बाय डेल इन जनवरी 2012 द आइडियल कंट्री टू बी वेयर अ women starting a business in India in 2012 could well be India. Women entrepreneurs in India anticipate an average of 90% over the next 5 years. Next 5 years में हम anticipate कर रहे हैं कि women 90% on an average increase लेंगी entrepreneurship में. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 4 entrepreneurial टाइप्स. कोई भी 4 entrepreneurial टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है. दोनों वर्ड्स पे फोकस करिएगा. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया ना क्वेश्चन की, तो आंसर बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लिख पाएंगे. यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन करिए डिटेल में अपने कोई भी 4 entrepreneurial टाइप्स को. फर्स्ट है ट्रेल ब्लेजर. ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, टेंड टू बी अग्रेसिव होते हैं. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. रीजन बीइंग, अभी तक हमने जब भी ट्रेल ब्लेजर्स को पढ़ा हमने पैराग्राफ्स में एक्सप्लेनेशन पढ़ी है. यहाँ पे पॉइंट वाइज दी हुई है. पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेहतरीन होती है, क्योंकि पॉइंटर्स पे ज़्यादा फोकस जाता है किसी भी इंसान का चेक करते वक्त, और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं. ठीक है. तो ट्रेल ब्लेजर बहुत कॉम्पिटेटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और काफ़ी अग्रेसिव होते हैं अपनी अप्रोच में. समटाइम्स टेक अ स्टीम रोलर अप्रोच, रेस्टलेस एंड एनर्जेटिक, अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव, सेंस ऑफ अर्जेंसी, लॉजिकल, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स. ये सारी क्वालिफिकेशन मतलब सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं. फिर है ट्रेल ब्लेजर्स टेंड टू हैव 2 स्पीड्स, फास्ट एंड फास्टर. They aren't happy unless they are in charge. Trailblazers tend to take their decision on facts rather than feelings. The Trailblazers' business strength include medical, technology, finance, legal and consulting fields. Trailblazers prefer being the driving force of a business. So Trailblazers 2 तरह की स्पीड रखते हैं, एक तो फास्ट होती है और एक फास्टर होती है. मतलब ये स्लो मूवर्स नहीं होते, ये फास्ट चलने में बिलीव करते हैं. या तो ये फास्ट चलेंगे या बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेंगे. ये फीलिंग्स पे ना जाके बल्कि फैक्ट्स पे अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं. थोड़े एनालिटिकल होते हैं, दिमाग चलाते हैं, ऐसे भावनाओं में बह के ही कोई डिसीजन नहीं लेते हैं. प्लस कौन कौन से फील्ड्स में एक्सेल करते हैं वो सारी फील्ड्स लिखी हुई हैं, और ड्राइविंग फोर्स प्रेफर करते हैं ये अपने बिजनेस में, तो वो चीज़ मेंशन है. फिर सेकेंड हमारा गो गेटर्स. गो गेटर्स के बारे में लिखा हुआ है हैव डोमिनेंस एंड सोशबिलिटी, आर वेरी ड्रिवन एंड इंडिपेंडेंट, आर कॉम्पिटिटिव, हैव अ ग्रेट डील ऑफ इनिशिएटिव, हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टू गेट थिंग्स डन, आर गुड लीडर्स एंड गुड मैनेजर्स, वर्क वेल इन एम्बिशियस एंड अनफेमिलियर एनवायरमेंट्स. गो गेटर्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द फाउंडर्स. मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है फाउंडर्स की वो गो गेटर्स वाली ही कैटेगरी से बिलोंग करती है, और ये इनके ऊपर लिखे हुए हैं characteristics. Go-getters show a great deal of initiative coupled with a compelling sense of urgency to get things done. Go-getters are typically good leaders and good managers, excelling at motivating themselves and those around them. The go-getters' business strength could include doing well in retail but may prefer being the outside rainmaker. They work well in ambitious and unfamiliar environments. ये इनकी speciality होती है. अनफेमिलियर एनवायरमेंट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. दे कैन इन्वेस्ट इन बाय और स्टार्ट अ बिजनेस दैट्स टोटली न्यू टू यू एंड स्टिल मेक अ सक्सेस ऑफ इट. दे डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड टू स्टार्ट द बिजनेस. दे आर गुड कोलैबोरेटर्स एंड कैन लर्न एज दे गो. ये अच्छे कोलैबोरेटर्स भी होते हैं, ये समय में सीखते रहते हैं, मतलब जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं सीखते रहते हैं. तो किसी भी अनफेमिलियर सिचुएशन में इनके लिए बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं होती है. फिर आते हैं मैनेजर्स. द फीचर्स ऑफ मैनेजर्स आर डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट, वेरी गोल ओरिएंटेड, quite analytical, focusing more on processes and becomes outcomes than on people, straightforward style of communication, have a higher than average level of relaxation, loyal sometimes to a fault as they consider their employees to be an extension of their family. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई थी पहले. The managers business strength are doing things on their own. They excel at competitive selling because they enjoy overcoming rejection and achieving goals. They enjoy working by themselves. Manager excel in competitive selling because they enjoy overcoming rejection and achieving goals despite obstacles. और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा मोटिवेटर्स. मोटिवेटर्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स. they have a high level of sociability, they have an ability to work well under pressure and in autonomous situation, are great consensus builder and good collaborators, are a driver of change.
इनके बारे में बोला जाए तो इनकी स्ट्रेंथ होती है रिटेल कैन बी इन देयर गेम और एनी एनवायरनमेंट वेयर पीपल आर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इक्वेशन. दे डू वेल इन एनी बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स पीपल एज लॉन्ग एज इट्स समवट नॉन confrontational environment. They can be convincing and avoid most confrontations by creating a strong emotional argument. They do well in toughest of the customer service roles as they are able to see both sides of the argument. So ये हो गए इनकी चीज़ें. ये 4 F's पे काम करते हैं, फील फेल्ट फाउंड से, सॉरी 3 F's पे काम करते हैं, फील फेल्ट फाउंड. और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, वो वाला एग्जाम्पल देके. तो ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन हो चुकी हैं, मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. ये बोलता है एक्सप्लेन एनी 4 मेन सोर्सेज ऑफ आइडियाज़. कोई भी 4 मेन सोर्सेज ऑफ आइडियाज़ को एक्सप्लेन करिए. अलग अलग तरीकों से आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, तो 4 कोई भी ऐसे सोर्सेज बताने हैं आपको. फर्स्ट है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, फिर है क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर है फोकस ग्रुप्स, फिर है मार्केट रिसर्च. 5 बता दिए हैं, इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी 4, तो 4 ही एक्सप्लेन करना. मेरे को पता है बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था कि 4 पूछा हुआ है तो 5 बता दो, 6 बता दो. हमेशा ये हमारे टीचर्स हमें सिखाया करते थे. आई डोंट नो आपके टीचर्स ने सिखाया कि मेरे टीचर्स तो सिखाए थे. वो बोलते थे सेफर साइड 4 पूछे हैं तो 5 बता दो. मत करना, यहाँ पे ना एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है. जो 4 तुम एक्सप्लेन करो ना, कोशिश करो वही बहुत बेहतरीन तरीके से तुम एक्सप्लेन करो कि 5वें की आवश्यकता ही ना पड़े. ठीक है, तो 4 बोले हुए एनवायरनमेंट स्कैनिंग, मतलब स्कैन करके एनवायरनमेंट को, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ समझ के, लोगों की प्रॉब्लम समझ के और उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन बना के, मतलब लोगों की प्रॉब्लम समझो, लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है वो समझो, फिर वो चीज़ बना दो और फिर उनको दे दो. ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब साथ में बैठ के ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके. फोकस ग्रुप्स मतलब ये फोकस ग्रुप्स वालों को बोल के और इनसे आइडियाज़ लेके, या फिर मार्केट की रिसर्च करके, मार्केट में घूम घूम के चीज़ें देख देख के एक्सप्लोर कर करके. क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी. यहाँ आया है फिजिबिलिटी स्टडी के टाइप्स के बारे में क्वेश्चन. यहाँ आप खुल के लिख सकते हैं वो अलग अलग टाइप्स जो हमने पढ़े थे फिजिबिलिटी स्टडी में, लाइक मार्केट फिजिबिलिटी, टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल. आपको पता है हर एक टाइप की जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस किया जाता है. लाइक मार्केट फिजिबिलिटी में हम मार्केट पे फोकस करते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, या फिर जो भी टेक्निकल आइटम्स होती हैं उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ें. फाइनेंशियल में हम पैसे पे फोकस करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल में हम स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की. स्क्रीनशॉट लेना है तो फट से ले लीजिए. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस प्लान. जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए आज आ गया यहाँ पे क्वेश्चन. डिफरेंसेस हम लोगों को पहले से ही पता है, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार जस्ट मैं वो कर दूंगी, आपको बता दूंगी क्या डिफरेंसेस हैं. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए फिजिबिलिटी स्टडी बिजनेस प्लान के पहले बनती है. फिजिबिलिटी स्टडी में हम वाइबिलिटी चेक करते हैं आइडिया की, वेयर एज बिजनेस प्लान में हम जो आइडिया हमने पेन डाउन किया है उसके आगे की प्लानिंग कैसे रहेगी, एडवांस में सोच के रखना, वो वाला काम करते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड ऐसे होते हैं कि एक के बाद दूसरा होता है. मतलब फिजिबिलिटी स्टडी के बाद बिजनेस प्लान बनता है. 6th क्वेश्चन है व्हाट पर्पसेस डज अ बिजनेस प्लान सर्व. बिजनेस प्लान क्या क्या पर्पसेस सर्व करते हैं, ये लिखे हुए हैं. फर्स्ट है ब्लूप्रिंट, ये आपको बताता है कि आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. गाइडेंस, ये आपको गाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेड है, उन्हें क्या करना है. ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में करने में मदद करता है. प्रोग्रेस, ये आपकी प्रोग्रेस को मेजर करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें मेजर्स लिखे होते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं. कम्युनिकेशन, ये इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और सप्लायर्स को कम्युनिकेट कर देता है अबाउट बिजनेस. मतलब किसी को भी आपको लोन लेना हो किसी से, आपको किसी को इन्वेस्ट करने के लिए पिच करना हो, तो वो सारी चीज़ें आप ये पर्टिकुलर चीज़ दिखा के कर सकते हैं. चलिए स्क्रीनशॉट लिया आपने, नहीं लिया तो फटाफट ले लीजिए. Now let's move to the next question. Answer the following in about 250 words. अब आ गए हैं ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आपको 250 शब्दों में करने हैं. एक्सप्लेन एंड डिटेल द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान. आपको बिजनेस प्लान के एलिमेंट्स के बारे में बताना है. बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें फर्स्ट है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन. जनरल इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं
हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ एंटरप्रेन्योर, स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड कस्टमर्स। फिर है हमारा बिजनेस वेंचर, मतलब प्रोडक्ट वगैरह क्या किस लाइन से रिलेटेड होगा, तो प्रोडक्ट्स कौन से ऑफर कर रहे हो, सर्विसेज क्या क्या ऑफर करो, स्केल क्या रहेगा बिजनेस ऑपरेशन का, टेक्नोलॉजी टाइप क्या रहेगा, स्किल्ड पर्सनल कितने चाहिए होंगे, किस तरह के चाहिए होंगे, ऑर्गेनाइज्ड प्लान, फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, किस तरह की आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस एसोसिएटेड पार्टनर्स, मेंबर्स एक्सेट्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट टीम। प्रोडक्शन प्लान में डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, टाइप्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल्स टू बी यूज, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पावर, वाटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। मतलब प्रोडक्शन में जो जो चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। फिर है ह्यूमन रिसोर्स प्लान, कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और स्टाफ रिक्वायर्ड, ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड, टाइम फ्रेम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Marketing plan, product and services offered, pricing policies, promotional strategies, logistics for distribution, channels of distribution. Then financial plan, break-even analysis, fixed capital requirement, working capital requirement, sources of capital, schedule of procurement of capital, schedule of procurement of asset, cash flow preparation, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी यहाँ पे। और फिर जो कहीं नहीं आया वो मिसलेनियस या अपेंडिक्स में आ जाएगा, जिसमें जैसे कि मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, रिस्क कंटिजेंसी प्लान अगर कोई है तो। ओके, Now let's move to question number 2. ये बोलते हैं although there is no singular process to manage the execution of a business plan, there are basic processes and fundamentals to be followed. Enlist them. चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। पूछ क्या रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं कि ऑल्दो कोई सिंगुलर प्रोसेस नहीं होती बिजनेस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो वो आपको एनलिस्ट करने हैं। चलिए बताइए क्या क्या होंगे, सारे पढ़े थे हम लोगों ने। फर्स्ट है फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, सबसे पहले कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करिए, तभी आपका बिजनेस प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा। फोकसिंग ऑन द कोर कॉम्पिटेंसीज, स्पेसिफिक क्वांटिफिएबल गोल्स टू सपोर्ट द स्ट्रैटेजी मस्ट बी ड्राफ्टेड एंड फॉर्मुलेटेड। सेकेंड है इवैल्यूएशन, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इवैल्यूएटेड, it must ensure that the right people with the right skills are in the right jobs. It requires reallocation of human resources if required. Right number of employees in the various departments are to be appointed. सही number of people आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे ताकि आपका हर एक काम प्रॉपर तरीके से हो। इवैल्यूएशन आपको बीच बीच में करते रहना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। Identification of the following is must: the key initiatives, broad actions that must be accomplished, transitional issues or the gaps between where you are today and where you plan to be. आपको इन सब चीज़ों के ये जो जितने भी पॉइंट्स मेंशन है, लाइक की इनिशिएटिव जो आपने लिए हैं, ब्रॉड एक्शंस जो आपको लेने हैं, अकम्प्लिश करने हैं, ट्रांजिशनल इश्यूज जो बीच बीच में आ रहे हैं, और वो गैप जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं और जहाँ अभी खड़े हुए हैं, इस पर्टिकुलर गैप के बारे में आपको सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, एवरी एम्प्लॉय मस्ट अंडरस्टैंड हिज और हर इंडिविजुअल रोल इन अकम्प्लिशिंग हिज और हर एस्पेक्ट इन द प्लान। हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसकी क्या कीमत है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए उसकी कितनी वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो अपना 100% दे पाएगा। अगर किसी इंसान को आप ऐसा फील कराएंगे कि भैया तुम तो कोई वैल्यू ही नहीं रखते, तुम्हारा काम तो कोई भी कर सकता है, तो वो इंसान कभी भी अपना 100% नहीं देगा, वो इंसान कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में काम नहीं करेगा। फिर है बजट, बजट इज़ टू बी प्रिपेयर टू सपोर्ट द प्लान। बजट आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपने प्लान को सपोर्ट करने के लिए। बजट मतलब जब हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में हर एक चीज़ डिफाइन करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करते हैं चीज़ें। कम्युनिकेट वेल, एक बहुत सही तरीका होता है हर एक चीज़ ढंग से होने का, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर कहीं गलत हो गई, मिसकंसेप्शन कहीं पे हो गया, मिसकम्युनिकेशन कहीं पे हो गया, वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए हमेशा इंश्योर करना कि आप जो भी मैसेज सामने वाले को दे रहे हैं, किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे वे में करें, वेग वे में नहीं करें, बहुत ही क्लियर वे में करें। देयर इज़ टू बी एन इफेक्टिव वे ऑफ गिविंग द मैसेज आउट टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। डेवलप कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स टू सपोर्ट द फ्यूचर विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
Review process, establishing a review process because the markets, customers, competitors, government regulations, economy, etc. evolve, some priorities and possibly some goals may change. Review करते रहना चाहिए हमें चीज़ों को, हमें देखते रहना चाहिए जो सपने हमने देखे हैं क्या हम उस राह पे सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अगर नहीं चल रहा है तो कैसे हमें उसे करेक्ट कर सकते हैं. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, या एक काम करती हूँ मैं आपको स्क्रीनशॉट ना सबका लास्ट में दिलवा दूंगी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया इनिशियल की कुछ वीडियो मतलब क्वेश्चन का मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं दिया. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देख लेते हैं पहले. इट सेज एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 6 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विमेन एंटरप्रेन्योर्स. आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा फेस करने वाली कोई भी 6 प्रॉब्लम्स को डिटेल में एक्सप्लेन करिए. अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने ये टॉपिक पढ़ा, लास्ट टॉपिक था आपके बुक का, मतलब आपके इस चैप्टर का, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और उनकी प्रॉब्लम्स. उनमें से कोई भी 6 आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए. फर्स्ट है पेट्रियार्कल सोसाइटी. पेट्रियार्कल सोसाइटी की जो सोच है वो इस तरह से बनी हुई है कि वो हमेशा लड़कों को सुपीरियर मानते हैं इन कंपैरिजन टू लड़कियां. वो जेंडर बायसनेस करते हैं, तो वो सोच कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस बनती है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए. सेकेंड है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. घर वाले जितना स्पेंड करते हैं अपने लड़कों की एजुकेशन में उतना ज़्यादा नहीं स्पेंड करते लड़कियों की एजुकेशन में. आई एम नॉट सेइंग सब लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है. इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर विमेन. विमेंस के लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जो उनके लिए थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में उनके काम करते. फिर है सोशल बैरियर्स. बहुत सारे हमारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं जो विमेंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रखती हैं कि भैया नहीं तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे ट्रेडिशंस अलाउ नहीं करते, तुम्हारी ये चीज़ अलाउ नहीं करती, वो चीज़ अलाउ नहीं करती. एटीट्यूड ऑफ क्रेडिटर्स टूवर्ड्स वुमेन. जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, वो वुमेन्स को सीरियसली नहीं लेते. दो ये माना गया है, ये फैक्ट प्रूव भी किया गया है कि जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये जितने भी विमेन्स होते हैं जो डेट लेती हैं, वो बैड डेट्स में उसे कन्वर्ट नहीं होने देती. वो कोशिश करते हैं उसे पे करने का, बट देन अगेन जो लेंडर्स होते हैं वो फिर भी ट्रस्ट नहीं करते विमेन को इन कंपैरिजन टू मेन. ऑर्गेनाइज सेक्टर. ज़्यादातर वुमेन्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, जिसकी वजह से जो उन्हें मिलता है, जैसे उन्हें मिलता है वो ले लेते हैं. तो यहाँ पे एजुकेशन का रोल आ जाता है. एजुकेशन के थ्रू हम उनकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि भैया तुम्हारे लिए ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, जिससे वो थोड़ा सा अपने लिए बेटर पिच कर सकती हैं, बेटर सैलरी के लिए बोल सकती हैं सब, ठीक है. चलो अब चलते हैं वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे. अब तुम तसल्ली से सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, ओके. ये हमारे सबसे छोटे क्वेश्चंस थे, यहाँ से शुरू करते हैं. सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन. फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है आप लोगों को. फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. मैं साइड में खड़ी हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको बीच में. सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट. थर्ड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट. फोर्थ डिप्लोमैट्स वाला. फिर यहाँ से 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में लिखना है. ये बहुत ही प्यारा तरीका है अपने आंसर को लिखने का, पॉइंट वाइज वे में. और पॉइंटर्स के वे में ना एम्फेसिस भी ज़्यादा पड़ता है, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, सामने वाला आपको खुल के मार्क्स भी देता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है. ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट, ये है इसका आंसर. एनवायरनमेंट स्कैनिंग, आंसर. फोकस ग्रुप्स कौन से होते हैं, आंसर. इसमें भी अगर आप चाहें तो पैराग्राफ वाइज या फिर पॉइंटर्स के फॉर्मेट में लिख सकते थे. फिजिबिलिटी स्टडी को एक्सप्लेन करना है. यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट्स ना लिख के आपको फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है वो लिखना चाहिए, ठीक है. तो इन पॉइंटर्स को ना लिख के फिजिबिलिटी स्टडी को एक्सप्लेन करना चाहिए. फिर आपका है बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन का फेलियर किन रीजंस की वजह से होता है, तो ये पॉइंट वाइज आपने लिख दिए, ये रीजंस होते हैं जिनकी वजह से फेलियर हो सकता है. अपॉर्चुनिटी असेसमेंट क्या होता है, ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी आया था और फिर से यहाँ आ गया है. 2 बस 4 मतलब इतना ही कंटेंट था पूरे मतलब चैप्टर में आपका इस टॉपिक से रिलेटेड. तो यहाँ पे हो सकता है आपको कंटेंट बनाना पड़े थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से. अगर ये बड़े नंबर में आएगा ना, ज़्यादा मार्क्स में आएगा, तो आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा. फिजिबिलिटी स्टडीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं,
पॉइंटर्स में पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए लिख दिया है, सब हेडिंग्स को अच्छे से मेंशन कर दिया है। इस तरीके से अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, 6 पॉइंट्स लिखे हैं हमने यहाँ पे। नेक्स्ट, फैमिली का क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में। इसको और बेटर तरीके से लिखा जा सकता था। इसको अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से लिखते, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, या फिर कोई आपका खुद का एग्जाम्पल फॉर्म किया हो, वैसा कुछ लिखते तो और ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू डेल व्हाट वाज द फाइनल आउटकम ऑफ द सोसाइटी स्टडी अबाउट विमेन एंटरप्रेन्योर्स। क्या था कि इंडिया एप्ट जगह है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू जनवरी 2012 स्टडी, जून में इसका आउटकम आया था, जिसमें और भी पॉइंट्स मेंशन थे। 150 वर्ड्स में लिखने हैं तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, इसमें थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हो, वो पॉइंटर्स मेंशन कर सकते हो। 4 एंटरप्रेन्योरियल टाइप्स बताने हैं। ट्रेल ब्लेजर, इसके पॉइंटर्स लिख दिए। अच्छा ये देखो, ये भी 150 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है, तो इसमें काइंड ऑफ आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इससे कम लिख सकते हो क्योंकि 150 वर्ड्स बोले हैं, ये 250 के भी अबव जा रहे हैं वर्ड्स। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देर इसमें ये सेकंड था, गो गेटर्स। सोच के देखिए कितना लंबा लंबा लिखा हुआ है। 150 तो यही हो गए ऐसे मानिए। मैनेजर्स, उनके फीचर्स, फिर ये कहाँ क्या इनकी स्ट्रेंथ्स, फिर ये चौथा मोटिवेटर्स और इसकी स्ट्रेंथ्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो वहाँ के लिए ये आंसर एप्ट है, लेकिन अगर 150 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को सम अप करना था तो ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा वहाँ पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन, मेन सोर्सेज ऑफ आइडियाज़, कहाँ से मिलते हैं सोर्सेज आइडियाज़ के। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा भर भर के लिखा हुआ है, 150 वर्ड से बियॉन्ड जा रहा है ये, तो देख लीजिएगा कैसे आप इसे कंसाइज वे में लिख सकते हैं। फर्स्ट एनवायरनमेंट स्कैनिंग है, फिर है क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप्स, मार्केट रिसर्च। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स फिजिबिलिटी स्टडी के, चारों यहाँ पे मेंशन है। आप चाहें तो पहले एक वो बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं और उसके बाद आप ऐसी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वो और खूबसूरत लगेगा। मैं मानती हूँ फ्लो चार्ट वगैरह में थोड़ा सा टाइम जाता है और थोड़ा सा एनर्जी जाती है, बट देन कहीं ना कहीं उससे ना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए, दूसरों से बेहतर मार्क्स चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स तो सब लिखेंगे, बट तुम किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हो दूसरों के कंपैरिजन में डिफरेंट वे में, उसकी वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस प्लान, ये हो गए तुम्हारे 2 पॉइंट्स और ये हो गए बाकी के 4 पॉइंट्स। फिर है पर्पस क्या होता है बिजनेस प्लान सर्व करने का, ये सारे पॉइंट्स, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ये एज इट इज तुम लिख सकते हो। ब्लूप्रिंट, गाइडेंस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेस, कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे 250 वर्ड्स में लिखना है तुम्हें आंसर। ये थोड़े और बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट है बिजनेस प्लान का एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो जनरल इंट्रोडक्शन, बिजनेस वेंचर, ऑर्गेनाइज प्लान, प्रोडक्शन प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मिसलेनियस। एंड ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन कौन से फंडामेंटल्स को फॉलो करके हम अच्छे से अपने बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, इवैल्यूएशन, और फिर लिखे हुए हैं 4 पॉइंट्स यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन, बजट, कम्युनिकेट वेल एंड रिव्यू प्रोसेस। चलिए स्क्रीनशॉट लिया, आगे चले। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 6 प्रॉब्लम्स जो कि सोसाइटी में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस करती हैं। 4 प्रॉब्लम्स यहाँ मेंशन है, 2 प्रॉब्लम यहाँ मेंशन है, एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट मैंने बहुत तसल्ली से प्यार से पढ़ाई हुई है आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, कोई पेड नोट्स लेना चाहता है, तो उसके लिए आप उस लिंक पे जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके, ठीक है।
एंड साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ मिल जाएगा। बट फिर भी कोई वीडियो नहीं मिलता है तो उसके लिए आप जा सकते हैं गूगल पे आपको टाइप करना है magnetrange.com। magnetrange.com जैसे ही आप टाइप करेंगे ये वेब पेज खुलेगा जहाँ आपको क्लिक करना है CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम पे। यहाँ से आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे। क्लास 11 पे क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे टीचर्स दिखाई देंगे। पहले साइंस के टीचर्स हैं, फिर आपके कॉमर्स के टीचर्स हैं। साइंस वाले टीचर्स को इग्नोर मारिएगा और कॉमर्स वाले टीचर्स को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही पढ़ाती हूँ, तो आपको जो भी देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करना। उसके बाद सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स आपको दिखने लगेंगे। हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं, हर लेक्चर कितने ड्यूरेशन का है वो आपको पता चल जाएगा। जो भी लेक्चर देखना है स्पेसिफिकली आप उस पर क्लिक करिएगा, वीडियो आपकी खुल जाएगी, आप मस्त उसे देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू भी बोल सकते हैं। रीज़न बीइंग मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन, तो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए और बस थैंक यू बोल के हमें भी खुश करते रहिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।